गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा बेटा लास्ट क्लास की बात करें बेटा तो बेटा हमारे आइडेंटिटीज चल रही थी। आइडेंटिटीज के अंदर मैंने आपको करा दिया था कि होता क्या है। मैंने बताया था बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेड टू बी आइडेंटिटी इफ इट हैज 3 एंड मोर रूट। मतलब अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 3 या उससे ज्यादा रूट है बेटा तो बेटा वो आइडेंटिटी क्या बन जाती है, आइडेंटिटी। ठीक है ना। और बेटा एक बात हमने और बोली थी कि आइडेंटिटी सिर्फ क्वाड्रेटिक नहीं होती, कोई भी पॉलिनोमियल अगर n डिग्री का कोई भी पॉलिनोमियल है और बेटा अगर उसके नंबर ऑफ रूट n+1 या उससे ज्यादा है, कोई भी n डिग्री का पॉलिनोमियल अगर उसके नंबर ऑफ रूट n+1 या उससे ज्यादा है बेटा तो बेटा मैं उसे आइडेंटिटी ही बोलूंगा। ठीक है ना। इससे बेस्ड बेटा हमने ये वाली कॉन्सेप्ट देख लिया था, एग्जाम्पल मैंने आपको ये समझा दिया था ये वाला। ठीक है ना। अब बेटा यहाँ पे एक बात समझिएगा, अगर आपको समझ में आए कि बेटा जब मैंने आइडेंटिटी को ओपन किया और क्वाड्रेटिक फॉर्म में रीअसेंबल किया तो बेटा मुझे क्या मिला, मुझे मिला x² इंटू 0 प्लस x इंटू 0 प्लस 0। यही मिला क्योंकि देखो a भी मेरा 0 आ रहा है, b भी मेरा 0 आ रहा है और बेटा c भी मेरा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो बेटा ये मेरी बेसिक कंडीशन होती है आइडेंटिटीज होने की। क्या होने की? किसी भी पॉलिनोमियल की आइडेंटिटी होने की बेटा ये मेरी सबसे बेसिक कंडीशन होती है फॉर एन आइडेंटिटी a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। किसी भी फंक्शन के आइडेंटिटी होने के लिए उसके a b c तीनों को 0 होना पड़ेगा। a b c का मतलब क्या है बेटा? a b c का मतलब है ax² प्लस bx प्लस c। अब आप एक बार खुद देखना, अगर मैं बोलता हूं ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 होता है, ठीक है ना, हम जानते हैं क्वाड्रेटिक में 0 होता है। ठीक है, अगर बेटा a b c 0 होते हैं बेटा तो बेटा उस केस में अगर ए बी सी तीनों 0 हो जाते हैं बेटा तो बेटा मैं x को कुछ भी रख लूं कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 0 इंटू एक्स स्क्वायर 0, बी 0 इंटू एक्स 0 प्लस 0, तो बेटा तीनों का सम क्या जाएगा, 0 जाएगा। तो बेटा x की वैल्यू कितनी आ सकती है, इन्फिनिटी। तो बेटा अगर कोई आइडेंटिटी है तो बेटा उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होते हैं, इन्फिनिटी। ठीक है ना, इसलिए बोलते हैं कि उसकी डिग्री से ज्यादा सॉल्यूशन मिलेंगे। अगर n डिग्री है तो n+1 या उससे ज्यादा सॉल्यूशन। ठीक है, क्योंकि अगर एक भी सॉल्यूशन ज्यादा हुआ मतलब वो आइडेंटिटी बन गई, आइडेंटिटी बन गई मतलब उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन इन्फिनिटी होंगे। ठीक है ना। मतलब x की आप कितनी वैल्यूज डाल सकते हो, कुछ भी डालो, कुछ भी डालो, 1 डालोगे, 2 डालोगे, 3 डालोगे, कुछ भी डालो, आपका आंसर ऑलवेज 0 आएगा। ठीक है, क्योंकि 0 इंटू समथिंग प्लस 0 इंटू समथिंग प्लस 0 ऑलवेज 0 होता है। ठीक है ना। चलिए अगला चीज देखिए बेटा, अगर बेटा a और b अगर मेरे दोनों 0 हो जाएं तो क्या होगा जरा समझना। a और b 0 बट c इज नॉट 0। तो बेटा अगर कभी भी ऐसा होता है बेटा तो इसका मतलब होता है बोथ रूट्स आर लाई ऑन इंफिनिटी, बोथ रूट्स आर लाई ऑन इंफिनिटी। बेटा जरा समझाता हूं, जरा समझना बेटा। देखो मैं सिंपल सी बात क्या बोलता हूं कि भैया मेरे पास कोई भी fx है, ax² प्लस bx प्लस सी। अब मैंने क्या बोला, मैंने बोला a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 0, यही बोला। ठीक है, और क्या बोला कि c इज नॉट इक्वल टू 0। बेटा अगर ऐसा होगा इसका मतलब ग्राफ कैसा बनेगा, देखिए इसका मतलब बेटा मेरा ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह से, क्योंकि हम जानते हैं अगर ऐसा होगा इसका मतलब मुझे fx क्या देगा, मेरे पास fx बचेगा, fx इज इक्वल टू c। fx इज इक्वल टू c होने का मतलब y इज इक्वल टू c, और बेटा y इज इक्वल टू c होने का मतलब y इज इक्वल कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन। कांस्टेंट मतलब एग्जांपल ले लिया बेटा, y इज इक्वल टू 3 ले लिया मैंने, क्योंकि कांस्टेंट है तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगी। अब बेटा अगर मैं ध्यान से देखूं तो बेटा ये लाइन और x एक्सिस आपस में दोनों क्या है, पैरेलल हैं, मतलब y इज इक्वल टू कांस्टेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। क्या होगा, x एक्सिस। अब बेटा एक बात हम भी जानते हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है, रूट्स क्या होते हैं, रूट्स रूट्स बेटा वो होते हैं जब जी मेरे पास जो कर्व होता है ना, कर्व क्या होता है, कर्व x एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है। कर्व ये जो लाइन है y इज इक्वल टू c है, ये जब x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी बेटा वो मेरा बेटा सॉल्यूशन माना जाएगा। ठीक है। अब बेटा एक बात हम जानते हैं, कई लोग अगर आप ध्यान से देखोगे तो पैरेलल लाइन तो सर कभी भी इंटरसेक्ट ही नहीं करती, पैरेलल लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। बट बेटा एक्चुअल में अगर आप प्रॉपर डेफिनेशन देखोगे पैरेलल लाइंस की तो बेटा पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन होती है द लाइन विच मीट एट इंफिनिटी, द लाइंस विच मीट एट इंफिनिटी। कोई भी पैरेलल लाइंस का अगर डेफिनेशन बोलूं तो वो लाइन जो इन्फिनिटी पे मीट करती है, मतलब जब मैं इनको इन्फिनिटी पे लेके जाऊंगा तो इन्फिनिटी पे जाके आपस में मीट कर जाएंगे, इन्फिनिटी पे जाके, कहां पे, इन्फिनिटी पे जाके मीट कर जाएंगे। इधर से भी कहां मीट करेंगे बेटा, ये इन्फिनिटी पे जाके बेटा मीट करेंगे। ठीक है ना, जैसे अपने एग्जांपल अगर मैं दूं तो आपने 11th में पढ़ा होगा
सॉरी 10th में पढ़ा होगा सनरेज। जो सनरेज होती है वो क्या होती है बेटा, पैरेलल होती है। क्या होती है, पैरेलल होती है, ठीक है। बट अगर आप ध्यान से देखें तो बेटा एक्चुअल में सनरेज पैरेलल नहीं होती, क्योंकि उन सभी का ओरिजिन सन है। इसका मतलब वो इस तरह से निकल रही हैं, वो सन पे जाके आपस में इंटरसेक्ट कर जा रही हैं, वो सन पे आके आपस में इंटरसेक्ट कर जा रही है, ठीक है ना। बट वो बहुत दूर से, बहुत दूरी पे आके इंटरसेक्ट कर रही है, इसलिए बेटा जब वो अर्थ पे आती है तो बेटा हमको वो एज ए पैरेलल अपीयर होती है, एज ए पैरेलल अपीयर होती है। तो बेटा वही हम कहते हैं कि अगर कोई दो पैरेलल लाइन है तो वो इन्फिनिटी में जाके मीट करेंगे। हो सकता है सन, हो सकता है सन के बाद, देखो ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, यूनिवर्स बहुत बड़ा है, ठीक है ना। इसलिए बेटा कहा जाता है टू पैरेलल लाइंस आर मीट एट इंफिनिटी, ठीक है ना। अगर बेटा ये दोनों लाइन इंफिनिटी पे मीट करेंगी तो बेटा मेरे पास सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, मैंने कहा ना कि जहां पे ये एक्स को कट करेगी वही मेरा आंसर होगा। तो एक आंसर तो क्या होगा, प्लस इंफिनिटी, क्योंकि एक बार तो इंफिनिटी पे जाके मीट करेगी और दूसरी बार कहां पे मीट करेगी, माइनस इंफिनिटी पे। तो दूसरा आंसर क्या होगा, माइनस इंफिनिटी। क्लियर हुआ नहीं हुआ, तो बेटा वही मैं बोल रहा हूँ, एक आंसर इंफिनिटी, दूसरा आंसर माइनस इंफिनिटी। क्लियर हुआ नहीं हुआ, बट एग्जामिनर कैसे बोलेगा, रूट्स आर लाई एट इंफिनिटी, बोथ रूट्स आर लाई एट इंफिनिटी, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, तो अगर कभी भी बोथ रूट्स इंफिनिटी है इसका मतलब बी, ए और बी जीरो एंड सी इज नॉट जीरो, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखिए बेटा, इफ अल्फा बीटा आर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, हाँ इसको लिख दीजिएगा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा वो लिख दिया है, भूल गया हूं मैं। रूट्स ऑफ इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ if alpha beta are roots of quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0, then a alpha square plus b alpha plus c is equal to 0, a beta square plus b beta plus c is equal to 0, ठीक है ना। ये आपके बेटे का, अगर कोई भी क्वाड्रेटिक के अल्फा बीटा रूट्स है तो बेटा मैं x की जगह अल्फा डालूं तो भी 0 देगा, x की जगह बीटा डालूं तो भी 0 देगा, ठीक है ना। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन बेटा आपके सामने है, मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं, एक बार आप इसको देखिए समझिए अभी तुरंत ही, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं आपको बोलूंगा पॉज करके रुकोगे देखो तो आप देखने वाले नहीं हो। 1 मिनट दे रहा हूं आपको। चलिए बेटा, बेटा देखिए आपको वो दे रखी है क्वाड्रेटिक एफ एक्स इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एफ एक्स क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। हैविंग रिलेशन, आपको रिलेशन दे रखा है, ये मैं 2 बार लिख दिया तो एक हटा देते हैं। हाँ जी, आपसे बोल रहा है एफ जीरो माइनस वन अल्फा स्क्वायर प्लस एफ वन प्लस टू अल्फा प्लस एफ माइनस वन प्लस वन इज इक्वल टू 0। एफ जीरो माइनस वन बीटा स्क्वायर प्लस एफ वन प्लस टू बीटा प्लस एफ माइनस वन प्लस वन इज इक्वल टू 0। एफ जीरो माइनस वन गामा स्क्वायर एफ वन प्लस टू गामा एफ माइनस वन प्लस वन इज इक्वल टू 0। बेटा अगर आप तीनों को ध्यान से देखो तो देखो तीनों में ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है। क्लियर हुआ नहीं हुआ, मतलब अगर बेटा मैं इसको ए बोलना चाहूं, इस पूरे को मैं ए बोलता हूं तो मैं इसको हटा के ए लिख सकता हूं, इसको हटा के बी लिख सकता हूं और इसको हटा के क्या लिख सकता हूं, सी लिख सकता हूं। लिख सकता हूं नहीं लिख सकता, हाँ जी। अगर मैं इसको ए बी सी बोलता हूं तो बेटा ये एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0। इधर भी क्या बेटा मुझे मिल जाएगा, ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल टू 0। और बेटा इधर भी मुझे क्या मिल जाएगा, बेटा इधर भी मुझे मिल जाएगा ए गामा स्क्वायर प्लस ए गामा पी गामा प्लस सी इक्वल टू 0। अब बेटा अगर आपको ध्यान से देखें तो बेटा अभी मैंने आपको यहाँ पे चीज बताई थी कि अगर कभी भी ऐसा दरेगा, देखो एग्जाम में उल्टा भी सोचना चाहिए।
अगर ये दोनों रूट हैं, अगर ये दोनों इसके रूट्स हैं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं। उल्टा भी सोचिए, अगर ऐसे दे रखा है तो मैं बेटा ऐसे भी सोच सकता हूं। हाँ, अगर ये इधर से मैं इधर जा सकता हूं तो बेटा इधर से मैं इधर भी जा सकता हूं। अगर मैं बोल रहा हूं ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0, ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसका मतलब ये है कि मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 और उसके दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा यहां से मैं देख के ये बोल सकता हूं कि भैया मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 और बेटा सी कितने रूट्स हैं? बेटा उसके तीन रूट्स हैं, अल्फा बीटा गामा। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? और बेटा अभी हमने पढ़ा था कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक के नंबर ऑफ रूट्स तीन होते हैं, कितने होते हैं? तीन होते हैं। इसका मतलब वो क्या है? आइडेंटिटी है। और अगर वो आइडेंटिटी है तो बेटा ए इज इक्वल टू 0, बी इज इक्वल टू 0 एंड सी इज इक्वल टू 0। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? हाँ जी, तो बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा कॉन्सेप्ट उन्होंने यूज किया यहाँ पे। ठीक है ना, तीनों जीरो होने का मतलब, तीनों जीरो होने का मतलब एफ जीरो माइनस वन इज इक्वल टू 0। बेटा ये क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी क्वाड्रेटिक हो गई। एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स एफ वन प्लस टू एक्स प्लस एफ माइनस वन प्लस वन। बेटा ये भी 0, ये भी 0। ठीक है ना, तीनों को 0 डाल दिया। अब एफ एक्स क्या था? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, इसका मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब ए जीरो वन है, इसका मतलब 0 प्लस सी, तो सी कितना आ गया? 1 आ गया। ए वन कितना होता है? ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू -2। कितना है? -2। तो सी की वैल्यू कितनी है? 1। तो बेटा ए प्लस बी मुझे कितना मिल गया? -3। और बेटा ए माइनस बी मुझे कितना मिल गया? -2। ठीक है बेटा, यहाँ से मुझे ए मिल गया -5/2 और बी मिल गया बेटा मुझे -1/2, सी बेटा मुझे मिल गया 1। तो एफ एक्स कितना हो गया? -5/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ जी, क्वेश्चन आई थिंक पूरा नहीं निकाला हमको, लास्ट में निकलना था फाइंड F2। F2 हमको निकालना था, वो लिखना भूल गया मैं। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन बेटा आपके सामने है। इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 35x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, फाइंड वैल्यू ऑफ 2 अल्फा माइनस 23 का होल क्यूब प्लस 2 बीटा माइनस 23 का होल क्यूब इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, फिर से बेटा सिर्फ 1 मिनट दे रहा हूं सोचने के लिए कि क्वेश्चन क्या है। चलिए बेटा, बेटा देखिए अगर आप इसको ध्यान से देखिए बेटा, तो बेटा मुझे यही फंक्शन मिल रहा है। देखो यही फंक्शन मिल रहा है ना? हाँ बट सर एक डिफरेंस है, ये अल्फा बीटा रूट्स हैं, तो बेटा मैं इसको लिख सकता हूँ 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 35 अल्फा प्लस 4 इज इक्वल टू 0 ऐसे। और बेटा इस तरह से भी, बट बेटा इनमें अल्फा स्क्वायर है, मुझे अल्फा चाहिए। इसमें 35 अल्फा है, मुझे 35 ओनली चाहिए। तो मैं क्या करूंगा? दोनों में से बेटा मैं अल्फा कॉमन ले लूंगा। ठीक है, और बेटा 4 को उस तरफ ले जाके 4 के नीचे डाल दूंगा। तो बेटा मुझे कितना मिल गया? 2 अल्फा माइनस 35 मुझे मिल गया -4 अपॉन अल्फा। और बेटा ये मुझे मिल गया -4 अपॉन बीटा। ठीक है, दोनों को इधर मल्टीप्लाई कर ले। इसका क्यूब चाहिए था मुझे, तो ऊपर का भी क्यूब होगा और इसका भी ऊपर का भी क्यूब होगा। तो मुझे मिल जाएगा इंटू -64, 2 बार मिलेगा। ठीक है, तो ये प्लस हो गया और ये हो गया 64 का स्क्वायर। ठीक है, आगे आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था बेटा, इजी क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बेटा अच्छा क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको, x इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x की पावर 4 प्लस 12x क्यूब प्लस, इसको बेटा 49 कर दीजिए। क्या कर दीजिए? इसको बेटा 49 कर दीजिए, बजाय 48 के, थोड़ा और मजा आएगा।
49 आ जाए, आपको सीखने को मिलेगा 49। ठीक है, वैसे 48 से भी कर सकते हैं, लास्ट में 48 में करके आपको बता दूंगा। ठीक है, हाँ जी, 48 + 17 = 0। ठीक है, आप जीरो नहीं है बेटा, ये आपकी इसकी वैल्यू आपको निकाल ली है, इसकी वैल्यू आपको निकाल ली है, जीरो नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। देखो पहली बात, अगर कभी भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है, एक्स की कुछ वैल्यू देके फंक्शन आपसे बोलता है कि भाई किसी और पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालिए, तो बेटा आपको करना क्या है कि जो भी आपको रूट दे रखा है, रूट, और बेटा आपको ध्यान रखिएगा, रूट और कॉम्प्लेक्स नंबर अगर कभी भी आपको आता है तो बेटा उसको हटाने का तरीका होता है स्क्वायरिंग। ठीक है ना, और स्क्वायरिंग भी सीधा नहीं करना है, स्क्वायरिंग करने का तरीका ये होता है कि उनको अकेला कर दो, रूट को और कॉम्प्लेक्स को अकेला करके स्क्वायर करो, जब जहां पे भी आयोटा है आयोटा को अकेला कर दो और इरेशनल को अकेला कर दो, और फिर बाकी फंक्शन सारा एक तरफ और आयोटा और या फिर इरेशनल एक तरफ, और फिर उसकी स्क्वायरिंग करो। तो यहाँ पे इरेशनल है तो 3 को मैं उधर ले जाऊं, तो मुझे क्या मिल गया, x - 3 = √5। अगला काम स्क्वायरिंग, क्या मिलेगा बेटा मुझे, x² - 6x + 9 = 5। तो बेटा मुझे क्या मिल गया बेटा, x² - 6x + 4 = कितना आ गया, 0 आ गया। तो बेटा ये मेरे पास रिजल्ट हो गया। ठीक है ना, अगला काम क्या होगा बेटा, देखो मुझे इसकी वैल्यू पता है कि भैया इसकी वैल्यू 0 है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस पूरे फंक्शन को इसके टर्म में तोड़ दूंगा। कैसे तोड़ूंगा सर, बेटा इसको मैं इससे डिवाइड कर दूंगा। देखो आपने जानते होंगे कि भैया अगर मुझे fx दे रखा है, fx मुझसे पूछा है, ठीक है, px मुझे दे रखा है 0, fx की मुझसे वैल्यू पूछे, तो मैं क्या करूंगा, मैं fx को लिख दूंगा कुछ इस तरह से, मैं fx को लिख दूंगा कुछ इस तरह से। अब सर ये क्या लिखा आपने, ये क्या लिखा बेटा, अगर आपको याद हो कि अगर मैं fx को px से डिवाइड करता हूं, किससे डिवाइड करता हूं, px से डिवाइड करता हूं, तो बेटा मुझे क्या मिलेगा, qx मिलेगा। ठीक है, और लास्ट में जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या होगा बेटा, rx होगा। ठीक है ना, ये बेटा हमारे पास, तो बेटा fx क्या हो जाएगा, fx हो जाएगा px × qx + rx। और बेटा px की वैल्यू मुझे ऑलरेडी 0 दे रखी है, तो बेटा fx क्या आ जाएगा बेटा, तो बेटा मुझे सीधे मिल जाएगा fx = rx। क्लियर हुआ नहीं हुआ सर, इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा क्या होगा बेटा, फायदा इससे ये होगा कि अगर fx की मेरी डिग्री 4 है, ठीक है ना, तो बेटा और px की मेरी डिग्री जो भी है, तो बेटा rx की डिग्री बेटा सबसे कम होती है। हम जानते हैं कि भाई मान लो px की डिग्री अगर आपकी 3 है, कितनी है, इसकी डिग्री बेटा अगर 3 है, तो बेटा rx की डिग्री ऑलवेज px की डिग्री से 1 कम होती है, मतलब 2 होगी। ठीक है, अगर px की डिग्री कितनी है, 2 है, तो rx की डिग्री कितनी होगी, 1 होगी। 1 से मतलब rx कितना होगा, ax + b। अब बेटा ये बताओ, इसमें x की वैल्यू डाल के वैल्यू निकालना इजी रहेगा, या जो आपका 4 डिग्री का फंक्शन है इसमें आपको वैल्यू डाल के इजी रहेगा। क्या सभी को समझ में नहीं आया, हाँ कंफर्टेबल हमारे पास ये वाला होगा। ठीक है, अब बेटा एक बात और, रिमाइंडर हमेशा जरूरी नहीं ax + b की फॉर्म में ही बचे। अगर मेरी क्वाड्रेटिक 2 है, अगर मेरी px 2 डिग्री का है, तो बेटा मेरा रिमाइंडर कांस्टेंट भी बच सकता है और ax 1 डिग्री का भी बच सकता है, मतलब रिमाइंडर 0 और 1 दोनों हो सकते हैं। ठीक है, और इधर भी बेटा रिमाइंडर 2 1 0 तीनों हो सकते हैं। सर कैसे कैसे, अगर बेटा मेरा a0 आ गया तो ओनली b बचेगा ना। क्लियर हुआ नहीं हुआ, हाँ तो बेटा चलो डिवाइड कर लेते हैं। इसको मैंने डिवाइड किया, तो देखो मुझे क्या मिलेगा बेटा, जब मैंने इसको इससे डिवाइड करूंगा, तो देखो ये आपके सामने है, आप वीडियो पॉज करके डिवाइड कर लीजिएगा, देख लीजिएगा मैंने कैसे डिवाइड किया है। ठीक है ना, हाँ इसको 6 कर दीजिए, 6 है, हाँ और ये भी 6 है। ठीक है, बाकी सभी ठीक है, ये दोनों 6 हैं तो उनको प्रूव कर लीजिएगा। ठीक है ना, हाँ किधर था, हाँ बेटा आप इसको देख लीजिएगा। तो बेटा हमारे पास क्या आ गया कि जब मैंने अपने फंक्शन को fx को qx से डिवाइड किया बेटा, तो बेटा मेरे पास px डिवाइड किया, तो बेटा ये तो मेरे पास आ गया qx। ठीक है, बेटा मेरे पास रिमाइंडर बच गया 1, रिमाइंडर कितना बच गया, 1। मतलब बेटा मैं y को लिख सकता हूं दिस px × qx + r। क्लियर हुआ नहीं हुआ, अब देखो मैंने कहा था ये 48 है, अगर मैं इसको 49 लेता तो यहाँ पे 25 होता, तो बेटा यहाँ पे क्या बचता, x + 1 बचता, उसके इसमें रिमाइंडर बेटा मेरे पास x + 1 होता। ठीक है ना, और x की वैल्यू तो मुझे दे रखी है 3 + √5, तो मुझे क्या मिल जाता बेटा, मुझे आंसर, फाइनल आंसर क्या मिल जाता बेटा, मुझे फाइनल आंसर मिल जाता
4 प्लस रूट 5 मेरा फाइनल आंसर हो जाता। ठीक है, तो कितना इजी है अब पुट करना, क्योंकि अगर आप इसमें पुट करोगे तो बेटा स्क्वायरिंग में बहुत ज्यादा क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, तो करने का तरीका सीखा कि आपको फंक्शन आपको जो दे रखा है उसको स्क्वायर करो, वो क्वाड्रेटिक में बन जाएगा, और फिर उस क्वाड्रेटिक को बेटा अपने मेन फंक्शन से डिवाइड कर दो, तो आपके पास ये फॉर्म आ जाएगी fx = px × qx + rx। ठीक है, px 0 तो पहला वाला पूरा पार्ट 0, तो बेटा fx मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा fx = rx। ठीक है ना, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में तो आंसर हमारा क्या था, 1 था, क्योंकि हमारा ये बच नहीं रहा था। अगर ये 48 होता तो आंसर बेटा 4x + √5 होता। ठीक है ना, अगर ये 49 होता तो कितना होता, अगर ये 49 होता तो। ठीक है ना, चलिए अब बेटा देखिए, जैसे अगला क्वेश्चन हो गया, मैंने लिया आपसे 3x = 3 + i, तो मैं क्या करूंगा, 3 को उधर लेके जाऊंगा। क्या करूंगा, मैं बोल रहा हूं अगर x = मैंने आपको दिया 3 + i, तो 3 को पहले उधर लेके जाऊंगा, मुझे कितना मिल गया, x² x - 3 x - 3 = i। अगला काम स्क्वायरिंग, कितना मिलेगा, x² - 6x + 9 = i², और i² कितना होता है, -1, तो बेटा ये कितना आ जाएगा, -1, तो मुझे क्या मिल गया, x² - 6x + 10 = 0। ठीक है, अब बेटा इसको मैं इससे डिवाइड कर दूंगा। क्लियर, ये 0 नहीं है, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है ना, क्लियर हुआ नहीं हुआ, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड इफ बोथ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax - 1 का होल स्क्वायर प्लस bx² - 3x + 2 प्लस x - a² = 0 are lie and infinity, then find a and b and a plus b। अगर मेरी वैल्यूज, अगर मेरे दोनों चीज इंफिनिटी पे लाई कर रहे हैं दोनों रूट, तो बेटा मुझे a और b की वैल्यू निकालनी है, और a + b की वैल्यू भी मुझे निकालनी है। ठीक है ना, आपको मैं वापस 1 मिनट दे रहा हूं, एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए आप। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए, 1 मिनट नहीं 30 सेकंड दे रहा हूं। चलिए बेटा 30 सेकंड आपको दे दिए। बेटा पहली बात तो अगर मैं क्वेश्चन की बात बोलूं तो बेटा मैंने आपसे कहा था कि अगर दोनों रूट इंफिनिटी पे लाई कर रहे हैं, इसका मतलब याद है आपको, a = b = 0 एंड c is not equal to 0, ये तीनों कंडीशन फुलफिल होने पे बेटा मेरे दोनों रूट इंफिनिटी पे लाई करते थे। क्लियर हुआ, तो बेटा पहली बात तो ये इक्वेशन मुझे इस फॉर्म में नहीं दे रखी, तो पहला काम तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करूं, तो मुझे क्या मिलेगा, देखो ax² - 2x + 1 प्लस bx² - 3x + 2 प्लस x² - a² = 0। ठीक है, अब स्क्वायर एक तरफ, स्क्वायर ये किया रहा, एक ये रहा, तो a + b x² प्लस यहां से क्या मिलेगा बेटा, मुझे क्या मिलेगा, -2a - 3b + 1x प्लस कांस्टेंट, यहां से a, यहां से 2b, और बेटा यहां से a² = 0 मुझे मिलेगा। ठीक है ना, अब मैंने क्या कहा था कि अगर ये आइडेंटिटी है तो a और b 0 एंड c इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये 0 नहीं होगा और ये दोनों 0 होंगे। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? ठीक है, अब बेटा देखो a + b = 0, दिस फंक्शन 0, दिस फंक्शन 0, तो बेटा पहला आंसर तो आ गया a + b 0। ठीक है, बट बेटा हमको जल्दी नहीं करनी है, हमको a और b निकाल के फिर आंसर देना है। ठीक है ना, जल्दी नहीं करे, तो बेटा यहाँ से मुझे क्या मिल गया, बेटा यहाँ से मुझे मिल गया a = -b, और a = -b अगर मैं यहाँ डालूंगा तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा, मुझे यहाँ पे मिल जाएगा 2b - 3b + 1, तो बेटा मुझे b यहां से क्या मिल गया बेटा, यहां से b बेटा मुझे मिल गया 1। अगर b मेरा 1 तो a मेरा कितना आ गया, -1। ठीक है, तो दोनों का सम क्या आ गया, 0। ठीक है, बच्चा इसको लिख के आ जाता है और आंसर गलत हो जाता है, क्योंकि बेटा मुझे सिर्फ ये दो कंडीशन चेक नहीं करनी थी, मुझे c को भी तो चेक करना था ना।
आपने जो एक ए और बी की वैल्यू को निकाला है, आप ये चेक तो कर दोगे क्या इस पे सी जीरो हो रहा है या नहीं हो रहा, क्योंकि मुझे वो वैल्यू ए और बी की वो वैल्यू चाहिए जिसपे सी जीरो ना हो। क्लियर हुआ? तो अगर बेटा मैं ए और बी को यहाँ पे डालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, देखो -1 + 2 -1 दैट इज 0। और हम बोल रहे हैं कि भैया सी जीरो नहीं होना चाहिए, और इन दोनों को जीरो करने पे ए मेरा -1, बी मेरा 1 आया है जिसको सी एक्सेप्ट नहीं कर रहा। इसका मतलब ए और बी का जीरो होना और सी का नॉट इक्वल टू जीरो होना एक साथ पॉसिबल नहीं है। अगर ए और बी जीरो होगा तो सी को भी जीरो होना पड़ेगा। क्या सभी को समझ में आया या नहीं आया? इसका मतलब मेरा आंसर क्या हो जाएगा, देयर इज नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट। ठीक है, b इज इक्वल टू -1 इज नॉट पॉसिबल। ठीक है ना, सो देयर इज नो वैल्यू ऑफ a एंड b, हेंस a फर्स्ट b इज 5 और सेकंड इज आल्सो 5। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी के लिए? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, एक बार आप नोट कर लीजिए, ट्राई करिएगा। इफ fx इज ए 3 डिग्री पॉलिनोमियल विद रियल कोएफिशिएंट satisfy mod f1 is equal to mod f2 is equal to mod f3 is equal to mod f5 is equal to mod f6 is equal to mod f7 is equal to 12, find f0। ठीक है, इसको अभी आप रहने दीजिएगा, आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो, आप ये कर लीजिएगा, ये आप कर सकते हो। फाइंड वैल्यू ऑफ a फॉर विच fx is equal to ax square plus 2 a plus 1x plus 2a plus 4 upon x square minus 8x plus 32 is less than equal to 0। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ये आपको करके लाना है। ठीक है ना? हाँ, चलिए बेटा आज की क्लासेस ओवर।